हेलो दोस्तों। 4 जून 2024 को सभी लोग की नज़र चुनाव के नतीजों पर होती है। कुछ खुशियां मना रहे होते हैं, कुछ गम। लेकिन इसी बीच भारतीय छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है। जी हाँ, सही कहा मैंने। पेरेंट्स बच्चों के और देश के भविष्य के लिए वोट करते हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों के साथ धोखा हो जाता है जो देश की नींव है। सो आज हम नीट 2024 स्कैम पर डिटेल में बात करेंगे। बट वेट, क्या आपको पता है कि नीट क्या है, एनटीए क्या है, नीट पेपर स्कैम क्या है, एनटीए की टेस्टिमोनी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, रिसेंट केसेस क्या है पेपर लीक के, और इफेक्ट्स क्या पड़ता है स्टूडेंट्स के करियर पे, मेजर्स अपन प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, पेपर लीक्स को कम कैसे कर सकते हैं। सो इन सब चीज़ों का आज जवाब जानेंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में इसका जवाब शुरू करते हैं। सो बेसिकली नीट 2013 में स्टार्ट हुआ था। पहले गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में ये इसका विरोध किया गया था। लेकिन 2016 में पहला फर्स्ट नीट हुआ था। 2016, 17 और 18 में ये सीबीएसई कंडक्ट करवाती थी, ठीक है। लेकिन 2019 से इसका जिम्मा एनटीए ने ले लिया था, ठीक है। अब क्या है, जो एनटीए अभी इसको कंडक्ट करवा रही है, और नीट यूजी एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है हर साल। एमबीबीएस बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बीडीएस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, आयुष आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है। सो एनटीए से पहले सीबीएसई करवाता था और ये अप्रॉक्स 90,000 सीटें हर साल का ऑफर देते हैं। इसके अलावा कोई भी जो कैंडिडेट होता है उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या बायोटेक में अपना 10th या 12th में कंपलसरी एक रहना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जब भी वो नीट क्लियर कर लेता है तब उसको वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। अब अदर देन अंडर ग्रेजुएट, एनटीए ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेट नीट पोस्ट ग्रेजुएशन, नीट पीजी, ठीक है। नीट पीजी में क्या है, ये वेरियस एमडी, एमएस या पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और नीट एग्जाम ऑनलाइन होता है और 11 लैंग्वेजेस में होता है, और इस ड्यूरेशन में अप्रोक्स 3 घंटे का ये एग्जाम होता है। 11 लैंग्वेजेस में होता है, 180 क्वेश्चन होते हैं, जिनको 3 सेक्शंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी दोनों इंक्लूड होती है, ठीक है। अब ये है, जितना जल्दी नीट का रिजल्ट अनाउंस होता है, नीट एक काउंसलिंग प्रोसेस डिक्लेयर कर देता है, और जो भी उसका डिटेल्स होती है वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की वेबसाइट पे प्रोवाइड करवा दी जाती है, ठीक है। सो ये नीट था। अब अपन जानेंगे एनटीए के बारे में। एनटीए क्या था, क्या है। एनटीए सोसाइटी रजिस्टर अंडर द इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1980। एनटीए की स्थापना इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत की गई थी। यह एक ऑटोनॉमस एंड सेल्फ सस्टेन्ड टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो एंट्रेंस एग्जाम करवाती है फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन या फेलोशिप के लिए। एनटीए ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक नीट, जेई, सीटेट, गेट, जीपेट, जीमेट, कैट, यूजीसी, नेट, एक्सेट्रा, ठीक है। सो इसके अलावा सिर्फ यही नहीं है कि नीट सिर्फ एनटीए नीट करवाती है, इसके अलावा भी काफ़ी एग्जाम्स करवाती है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एडमिशन और रिक्रूटमेंट करवाना, वो भी एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट वे में। सो इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। लेकिन हालांकि अभी ये लग रहा है कि ये अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पा रही है, क्योंकि वर्तमान की परिस्थितियां एकदम ही विपरीत है। इसके फंक्शंस क्या है इसके? क्वेश्चन बैंक तैयार करना, ठीक है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कल्चर स्टार्ट करना, ठीक है, ट्रेनिंग और एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करवाना इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, कोलैबोरेट करना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ईटीएस, एजुकेशन टेस्टिंग सर्विसेज। इसके अलावा इसका गवर्नेंस क्या है, मतलब एनटीए का जो चेयरपर्सन होता है वो एचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा अपॉइंटेड होता है। इसके अलावा जो सीईओ होता है वो जनरल डायरेक्टर भी गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंटेड होता है। और इसके अलावा जो भी यूजर इंस्टीट्यूशंस हैं उनके भी जो बड़े पद के लोग होते हैं वो इसके बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सो देखिए, एक्चुअली ये बना था सीबीएसई, एआईसीटी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करने, क्योंकि इन पे ऑलरेडी काफ़ी भार था, ठीक है। सो
इन पे ज़्यादा भार ना आए और एक अलग से कोई बॉडी हो जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाए। सो मेन पर्पस यही था, ठीक है। सो एनटीए का जो भी एग्जाम और होता है ये ईयरली में 2 बार होता है। सो ताकि क्या हो, बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिले और कोई भी बच्चा पीछे ना रह पाए। सो इनका मेन पर्पस यही रहता था, ठीक है। और ये है कि एसेसिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए इनके जो सेंटर्स थे वो सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी बनाए गए थे। इसके अलावा एनटीए ने एक टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर टीपीसी नाम से भी एक ऐप लॉन्च की थी, जिससे क्या है बच्चे मॉक टेस्ट और दे पाए, ठीक है। सो अब देखते हैं स्कैम क्या था। बेसिकली 4 तारीख को जब लोकसभा के चुनाव आ रहे थे, सो इसका अचानक रिजल्ट आ गया जो कि 14 तारीख को 14 जून को आने वाला था, ठीक है। वो अप्रॉक्स 10 दिन पहले ही आ गया। सो नीट का जो एग्जाम था इस बार वो 5 मई को कंडक्ट हुआ था। अप्रॉक्स 23 लाख बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और सडनली 4 जून को इसका रिजल्ट आ जाता है और 67 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने टोटल 720 मार्क्स अचीव किए, ठीक है। जो नीट की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम था, कभी भी इतने बच्चों ने कभी नहीं किए थे। 2-3 मैक्सिमम इतने ही रहते थे, ठीक है। सो यही एक क्वेश्चन का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसके अलावा जो पटना पुलिस है उसने 13 लोगों को नीट पेपर स्कैम में एग्जाम से पहले ही पकड़ लिया था, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो ग्रेस मार्क नीट ने दिए गए थे, और सबसे बड़ी बात यह है 718 और 719 नंबर भी दिए गए जो कि नीट में इम्पॉसिबल रहता है। नहीं, सो इसमें बेसिकली अपन देख सकते हैं 5 ऐसी चीजें रहती है जो थोड़ा आउट ऑफ माइंड गई है, किसी को पता नहीं चल रहा क्या कैसे क्या हुआ है। पटना पुलिस ने 13 लोगों को नीट के एग्जाम स्कैम के लिए अरेस्ट किया था, ठीक है। फर्स्ट टाइम ग्रेस मार्क्स दिए नीट ने 718 और 719 मार्क्स जो इम्पॉसिबल रहते हैं नीट में। जो मैथमेटिक्स है मार्क्स की, वो इस तरह डिजाइन ही नहीं है कि ये नंबर आ पाए, पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा जिस दिन रिजल्ट आया वो 4 जून था, जबकि रिजल्ट आना था 14 जून को। इसके अलावा जो लास्ट ईयर 2 टॉपर थे, लेकिन इस साल 67 टॉपर्स हो गए। कैसे? रोल नंबर 69 जो स्टूडेंट्स थे उनके पास में रोल नंबर देखे गए। जो भी 69 स्टूडेंट्स थे उनके रोल नंबर भी आसपास ही देखे गए, ठीक है। सो 2024 में 67 बच्चों को फर्स्ट रैंक मिली। 2023 में ओनली 2 बच्चों को मिली थी। 2022 में ओनली 4 को, जबकि 2021 में ओनली 3 को मिली थी, ठीक है। सो बेसिकली 9 फरवरी को इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है जो कि 9 मार्च तक चलता है, ठीक है। इसके बाद इसको 1 वीक का और एक्सटेंशन देके 16 मार्च तक कर देते हैं। फिर अप्रोक्स 1 महीने के बाद 9 से 10 के बीच वापस विंडोज ओपन करती है रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। और फिर 11 से 15 अप्रैल करेक्शन विंडो ओपन की जाती है। इसके अलावा अब हम देखते हैं इसकी टाइमलाइन। तो बेसिकली टाइमलाइन में क्या था, कैसे था। सो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं 23 मई को, ये बात 23 मई की है। ट्विटर जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है, वहां पे एक इंटरव्यू चल रहा था, या लाइक एक ये कह सकते हैं एक वीडियो सामने आया जहाँ पे एक आदमी ने जिसके मास्क लगाया हुआ था, वो उसने पहले ही बता दिया था कि विशाल चौरसिया नाम का कोई इंसान है जो जेल में है, वो पेपर लीक करवा सकता है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन पहले ही थी, फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ठीक है। फिर 5 मई को एग्जाम डे था, एग्जाम हुआ। और फिर 6 मई को एनडीए ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। फिर 8 मई को राजस्थान, दिल्ली, बिहार में पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया क्योंकि उन्होंने एग्जाम के दौरान कुछ आपराधिक गतिविधियां करते हुए पाए गए। वो 17 मई सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई कि वैष्णवी यादव का जो रिजल्ट है वो रोक लिया जाए, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने वो अस्वीकार किया। इसके बाद 1 जून को नीट यूजी पेपर लीक के खिलाफ और एग्जाम में इरेगुलरिटी के खिलाफ एक पिटीशन दाखिल की गई। 4 जून जब रिजल्ट आया, सो एनटीए ने 10 दिन पहले ही रिजल्ट निकाल दिया और 67 बच्चों को टॉप करवाया एकदम 720 नंबर से। 8 जून प्रोटेस्ट होने लगा, वर्ल्ड पूरा नेशन वाइड होने लगा। छात्रों में बहुत गुस्सा भरा हुआ था, उनके पेरेंट्स में, यहाँ तक कि टीचर्स भी उनके साथ खड़े हैं, ठीक है। सो उनका क्वेश्चन ये था 718 और 719 जैसे अनयूजुअल मार्क्स कैसे आ सकते हैं। 9 जून को फिर एक पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में एनटीए के खिलाफ कि ये ग्रेस मार्क्स की जो पॉलिसी है वो किस अकॉर्डिंग अप्लाई की गई है, ठीक है, और इसको हटाया जाए और री एग्जामिन करवाया जाए। 11 जून सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया काउंसलिंग को,
कि काउंसलिंग तो होगी, लेकिन एनटीए को 2 वीक के अंदर ही जो एग्जाम में इरेगुलरिटीज हुई है उसका जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद अपन देखते हैं कि सबसे पहले 12 जून एक डिमांड आई, लाइक टू इन्वेस्टिगेट नीट यूजी एग्जाम कंट्रोवर्सी विद अ बेंच ऑफ रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस हैं उनके द्वारा एक बेंच बैठाई जाए जो इसकी इन्वेस्टिगेट करे। 13 जून को सुप्रीम कोर्ट ने जो ग्रेस मार्क का केस था वो सुना और एनटीए ने अनाउंस किया कि वापस इनका री एग्जामिन करवा देंगे 23 जून को, जो 1563 कैंडिडेट थे जिनको ग्रेस मार्क दिए गए। ठीक है, और जो कैंडिडेट एग्जाम वापस नहीं देना चाहते वो विदाउट ग्रेस मार्क के ही रहें और रिजल्ट 30 जून के पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा और काउंसलिंग 6 जुलाई से स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, और एनटीए ने उसी दिन नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। 14 जून को फिर एक पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए नीट यूजी कंट्रोवर्सी के, and the court asked NTA to respond within 2 weeks. NTA recommend transferring all cases from 7 high courts to the Supreme Court. So क्योंकि लोगों ने अपने अपने हाई कोर्ट में भी अपील की थी, तो एनटीए ने कहा कि सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में दे दिए जाएं। अब बिहार और गुजरात की पुलिस ने तब तक कुछ गिरफ्तारियां की जिसमें पेपर लीक के कनेक्शन पाए गए। ठीक है, और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने भी स्टूडेंट से और उनके पेरेंट्स से मुलाकात की। 15 जून को बिहार पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया है जो इसमें शामिल थे। एनटीए कह रहा है कि कोई भी गड़बड़ नहीं हुई थी। ठीक है, लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इस साल 3 लाख लोग ज़्यादा है, 100 पेपर में थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा चलेगी और लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इस साल जो भी एग्जाम हुआ था वो थोड़ा इजी था। सो ये एनटीए के तर्क दिए जा रहे हैं। अब हम थोड़ा सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। 13 जून को सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग हुई थी उसमें जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने 3 पिटिशंस सुनी थी और 3 की पॉइंट्स दिए थे कि तो जो 1563 कैंडिडेट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनके जो मार्क्स दिए गए हैं वो कैंसिल हो। इसके अलावा एग्जाम वापस हो उनके 23 जून को और 30 जून तक रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए और एक कमेटी बिठाई जाए जो ये 1563 कैंडिडेट थे उनके जो ग्रेस मार्क्स है उनको रिव्यू करे। ठीक है, इसके साथ ही जो 4 पिटिशंस और आई थी सुप्रीम कोर्ट में, पहली आई थी शिवांगी मिश्रा और 9 अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, जो 1 जून को आई थी। सो इसमें क्या था, इसमें एग्जाम से पहले ही रिजल्ट से पहले ही ये आ गई थी। ठीक है, और इसके बाद हितेश सिंह कश्यप ने फिर एक पिटीशन लगाई जिसमें कहा गया था 26 स्टूडेंट से 10 लाख रुपए तक की रिश्वत ली गई है जो कि गुजरात, कर्नाटका, ओडिशा, झारखंड से मिले गए। ठीक है, इसके बाद इनकी डिमांड ये थी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की जाए और इनकी आगे सुनवाई जारी रही। ठीक है, फिर इसके बाद फिजिक्स वल्ला के को फाउंडर अलक पांडे ने भी एक पिटिशन दाखिल की जिसमें जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनको हटाने की मांग की गई। इसके अलावा 15 जून को 20 स्टूडेंट्स ने फिर एक पिटिशन दाखिल की। ठीक है, जिसमें सीबीआई की या कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा जांच करने की मांग की गई। ठीक है, अब हम देखते हैं रिसेंट केसेस ऑफ एग्जाम पेपर लीक्स इन इंडिया। ऐसे कौन से हाल ही में जैसे एग्जाम्स लीक का काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, सो ऐसे कौन से केसेस हैं जो कंटिन्यू हम देखे जा रहे हैं। सो हम देख सकते हैं पिछले 5 सालों में 41 ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें पेपर लीक या ऐसे कोई देखने को मिली है और जिसमें 15 स्टेट शामिल है। ठीक है, और इससे करीबन 1.5 करोड़ लोगों को नुकसान हुआ है। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसके अलावा जैसे कि हम देख सकते हैं राजस्थान, यूपी और पंजाब, यहाँ पे कितनी ज़्यादा पेपर लीक की घटनाएं हम देख सकते हैं, कितना ज़्यादा पेपर लीक हो रहा है। ठीक है, तो इसको रोकने की बहुत ज़रूरत है। इसमें से अपन कुछ इंपॉर्टेंट केस देख लेते हैं, जैसे यूपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट। ठीक है, इसमें भी हुआ था। इसमें 3 जो इंडिविजुअल थे वो जो इसमें स्कैम इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। इसके अलावा रीट 2023 पेपर लीक हुआ था। ठीक है, सो ये RSM SSB के द्वारा करवाया जाता है। इसके अलावा TSPSC असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम पेपर लीक 2023 में हुआ था। ठीक है, जो तेलंगाना स्टेट
पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हुआ था। इसके अलावा नीट यूजी 2024 ये जो हो रहा है, असम क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक है। सो 10th के भी एग्जाम के जो पेपर्स है वो भी लीक हो रहे हैं, ठीक है। सो जो ये इफेक्ट है, ठीक है, जो ये पेपर लीक हो रहे हैं उनका बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। सो ये बच्चों को पूरी तरीके से तोड़ के रख देते हैं, ठीक है। सो बच्चों पे एक तो एकेडमिक इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, मेंटल स्ट्रेस पड़ता है, एथिकल एंड मॉरल इश्यूज पड़ते हैं, करियर अनसर्टेनिटी रहती है, एजुकेशन सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है, लीगल और कंसिक्वेंस निकलते हैं इसके, ठीक है। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। अब जब भी पेपर लीक होते हैं तो बच्चे बार बार पेपर देते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस ही लैक करता है कि कितनी बार पेपर दें। एक बच्चा स्टार्टिंग में तैयारी करता है तब वो काफ़ी एक्साइटेड होकर आता है, लेकिन इन द एंड जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है उसमें। दूसरा, वेस्ट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। देखिए, बार बार पेपर देना और बार बार उसका एग्ज़ाम रीशेड्यूल होना, एग्ज़ाम का लीक होना, ये सब एक टाइम का वेस्ट हो रहा है, ठीक है, और रिसोर्स का वेस्ट हो रहा है। बच्चे अपनी यंग एज में आते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं और तैयारी करते करते उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा ही सिर्फ तैयारी में ही निकल जाता है, ठीक है। दूसरा है मेंटल स्ट्रेस एंड प्रेशर, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। जब भी पेपर लीक का सुनते हैं तब बच्चों में एंजाइटी डिप्रेशन फैलता है। इसी कारण कोटा में आज कितनी सुसाइड्स हो रही है। दूसरा, केसेस ऑफ सुसाइड, जैसे मेंटली प्रेशर बढ़ता है, यहाँ पे फैमिली का प्रेशर, यहाँ पे करियर की टेंशन, तो बच्चा कहाँ जाए। इन द एंड उसको सुसाइड करना ही सही लगता है और ये सुसाइड की समस्या कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रही है हमारे देश में। तीसरा, एथिकल एंड मोरल इश्यूज। अब जब इरोजन ऑफ इंटीग्रिटी, पेपर लीक जब भी होता है, ठीक है, तो बच्चों की एक इज्जत पे सवाल आ जाता है, ठीक है। उनको लगता है कि अगर चीटिंग और डिसऑनेस्टी ही सक्सेस होने का एक तरीका है तो हम क्यों ना हम भी वही तरीका अपने, ठीक है। डिक्लाइन ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड, ऐसे इंसिडेंट्स होंगे तब तक बच्चों में एक एथिकल वैल्यूज है वो डिक्रीज होती ही जाएगी, ठीक है। उनको लगेगा डिसऑनेस्टी ही बेस्ट है। डिलेइंग इन रिजल्ट, अगर एग्जाम रिकंडक्ट होते हैं, ठीक है, सो रिजल्ट के अनाउंसमेंट में भी टाइम लगेगा, ठीक है, और जो हायर एजुकेशन है उनमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सो बच्चे का ओवरऑल एक डिले ही हो जाता है, करियर में डिले हो जाता है, ठीक है। डिमिस्ड करियर अपॉर्चुनिटी। अब कोई एग्जाम कैंसिल हो रहा है, कोई एग्जाम लीक हो रहा है, ठीक है, पेपर लीक हो रहा है, सो इंड्यूस के कारण बच्चों में जो अपॉर्चुनिटी होती है स्कॉलरशिप की, कहीं बाहर एडमिशन की, वो भी लेट होती जाती है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। फिफ्थ, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन सिस्टम, लॉस ऑफ ट्रस्ट। आज बच्चों, सही मायने में आज अगर बात की जाए तो धीरे धीरे बच्चों का एजुकेशन सिस्टम पर से, गवर्नमेंट से ट्रस्ट उठता जा रहा है। इंक्रीज्ड इन सिक्योरिटी एंड प्रेशर ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज अगर स्कूल भी जा भी रहे हैं बच्चे तो भी उनको इंस्टीट्यूशन जाना पड़ता है, वो वहीं पढ़ाई करते हैं और एक वहाँ पे भी एक अलग सा प्रेशर रहता है उनके ऊपर, ठीक है। सिक्स, लीगल एंड सोशल कंसिक्वेंस, लीगल बैटल। स्टूडेंट और पेरेंट्स कंटिन्यूसली अपने डिमांड रखते रहते हैं, अपने एक्शंस करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फंसता कौन है? स्टूडेंट। वहाँ पे पेरेंट्स का प्रेशर, यहाँ पे गवर्नमेंट का, ठीक है, और वहाँ पे करियर का। सो एक स्टूडेंट है वो कहाँ जाए, कहाँ क्या करे, उसको कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। सोशल स्टिग्मा, इसमें अब ये रहेगा कि आज इतना करप्ट सिस्टम दिख रहा है, सो एक इंसान का जो ओवरऑल बिहेवियर होता है, 360 बिहेवियर रहता है, वो इम्पैक्ट होगा ही होगा, जो लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान पहुंचाता है। अब अपन कुछ नज़र मारते हैं कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे इनहेंस सिक्योरिटी मेजर्स, ठीक है, हम सिक्योर प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल इंक्रिप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमराज यूज़ कर सकते हैं, सर्विलियंस टीम्स यूज़ कर सकते हैं जो हर वक्त ये सब पे निगरानी रखते रहे। इसके अलावा मल्टीपल सेट्स ऑफ पेपर जो एक रैंडम सिलेक्शन करके हम बच्चों को दे सकें, ठीक है। रीजनल एग्जामिनेशन बोर्ड बनाया जाए ताकि शक्तियों का बंटवारा हो और जनता के हाथ में शक्ति है। फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस लाइक ऑनलाइन एग्जाम्स हो गए, ठीक है, सो उसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग और एआई का यूज़ करें ताकि चीटिंग्स और अनऑथराइज एसेस को हम देख सकें। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकें ताकि टेम्पर प्रूफ और ये इन सब चीज़ों से हम बच पाएँ और ट्रांसपेरेंसी है और ट्रेसेबिलिटी है। इसके अलावा रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है, स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगाएं अगर कोई ऐसा काम कर रहा है
तो उन पे एक हैवी जुर्माना लगाना चाहिए। व्हिसल ब्लोवर प्रोटेक्शन, देखिए इसका मतलब ये होता है जो भी इंसान सरकार की या समाज की हेल्प कर रहा है, उसे व्हिसल ब्लोवर प्रोटेक्शन कहते हैं। सो जो लोग हमको इन चीज़ों के बारे में अगवा कर रहे हैं, जो हमको जानकारी दे रहे हैं, उनको भी एक रिस्क रहता है उनकी लाइफ का, कि कोई बाद में उनको परेशान ना करे। सो उनको भी बचाना हमारा एक फ़र्ज़ बनता है। इसके अलावा इनहेंस ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, स्टाफ ट्रेनिंग बढ़ाया जाए, ठीक है? स्टूडेंट और पब्लिक में अवेयरनेस फैलाई जाए। रैंडमाइज़ पेपर जनरेशन, एल्गोरिथम बेस पे हम पेपर जनरेशन किया जाना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा कोलैबोरेशन विद टेक्नोलॉजी फर्म, आज हम देख सकते हैं इंडिया टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, ठीक है? सो हमको ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ कोलैब करना चाहिए जिनके पास अच्छी साइबर सिक्योरिटी हो, ठीक है? वो स्पेशलिस्ट हो, और ऐसी चीज़ें करके हम काफ़ी 50 से 60% इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। इसके अलावा कंपेंसेशन देना चाहिए अगर कोई एग्ज़ाम कैंसल हो रहा है और बच्चे का जो भी फाइनेंशियल और उसका टाइम का जो लॉस हो रहा है, उस पे भी एक सख्त कानून बनना चाहिए। इसके अलावा जो पेनल्टी और एनफोर्समेंट है, उसको भी इंक्रीज़ करना चाहिए, और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, उनका निर्माण करना चाहिए ताकि बच्चों को तुरंत न्याय मिले। बच्चों को अपने ही न्याय के लिए इतना परेशान ना होना पड़े, उनको करियर में सक्सेसफुल होने के लिए सिस्टम की ओर से इतने अ, अव्यवस्था ना देखने को मिले, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने चाहिए, और इसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस है, उसको और मजबूती देनी चाहिए। सो ये कुछ चीज़ें हैं, हम करके इन चीज़ों को कम कर सकते हैं, ताकि बच्चे फ्यूचर में और ज़्यादा हमारे सिस्टम पे भरोसा करें। और इन सब के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का भी एक इंटरव्यू आया था, और उन्होंने ये माना कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, ठीक है? और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर कोई भी इसमें कोई शामिल पाया गया अधिकारी, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब देखते हैं कि ये कैसा स्टेप लेते हैं, कितना चेंजेस आता है, ठीक है? और पहला प्रधान जी ने ये भी कहा था साथ में कि पहला शुरुआती जानकारी थी कि कुछ स्टूडेंट्स कम समय मिलने के कारण ग्रेस नंबर दिए गए, और दूसरा जो 2 जगहों पर कुछ अनियमितता सामने आई, ठीक है? सो मैं छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूँ कि इसे भी सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। सो अब देखते हैं वो अपनी बातों पे अमल करते हैं कि नहीं करते, ये आगे ही पता लगेगा। इसके बाद अब कुछ क्वेश्चंस बाकी रहते हैं, जिनका सवाल जिनका जवाब हमको आगे मिलेगा, पता नहीं कब मिले, या हमको न्यायालय द्वारा दिया जाएगा या मीडिया द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा, वो देखने वाली बात रहेगी। पहला सवाल ये है, बिहार में 4 घंटे पहले माफिया तक कैसे पहुंचा पर्चा? ये दैनिक भास्कर के द्वारा एक आया गया था अखबार में, ठीक है? सो मैंने ये वहाँ से ही लिया है। सो बिहार में 4 घंटे पहले माफिया तक कैसे पहुंचा पर्चा? सो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। पटना में जेल भेजे गए 4 अभ्यर्थियों ये कबूल चुके हैं कि उन्हें नीट परीक्षा से 4 घंटे पहले प्रश्न पत्र और उत्तर मिल गया था। इसका प्रिंट आउट लिया गया और 5 मई को सुबह 10 बजे रटाना शुरू किया गया। पुलिस ने यही से जले प्रश्न पत्र और एक ही बुकलेट नंबर 61 36 448 की 3 कॉपी बरामद की है। पुलिस पेपर लीक का केस दर्ज कर चुकी है। सवाल है, पर्चा आउट नहीं हुआ तो माफिया तक पहुंचा कैसे? ठीक है, सो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। दूसरा, गुजरात, गोधरा के 16 छात्रों ने 10-10 लाख दिए और सेंटर भी चुना। ठीक है, सो ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड के 16 छात्रों ने गुजरात के गोधरा में जय जलाराम स्कूल का मनचाहा सेंटर कैसे मिला, जबकि उन्हें राज्यों में सेंटर थे। ठीक है, नियम है कि छात्र 100 से 150 किलोमीटर दूर के केंद्र चुन सकते हैं, जबकि यहाँ दूरी 1000 किलोमीटर से अधिक है। पुलिस 5 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। 2.25 करोड़ रुपए के 16 चेक बरामद हुए हैं। मुख्य आरोपी तुषार भट्ट ने कबूल किया है कि दूसरे राज्यों के 16 छात्रों से नेट परीक्षा पास करवाने के लिए 10-10 लाख रुपए लिए गए थे। तीसरा क्वेश्चन, हरियाणा, 504 छात्राओं ने परीक्षा दी, किसी का समय बर्बाद नहीं हुआ। हरियाणा के झज्जर में हरदयाल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अंशु यादव ने कहा कि उनके यहाँ 504 छात्रों ने परीक्षा दी, किसी का 1 मिनट बर्बाद नहीं हुआ। तो सवाल ये उठता है कि इन छात्रों को किस आधार पर समय बर्बाद होने के ग्रेस अंक दिए गए। ठीक है, और अब ग्रेस अंक वापस लिए जा रहे हैं, तो परीक्षा के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? ठीक है, और फोर्थ, एनटीए ने अचानक विंडो क्यों खोली? एनटीए ने
नीट के आवेदन का तारीख 1 हफ्ते के विस्तार के बाद 16 मार्च को बंद कर दी थी। ठीक है, फिर अचानक 9 अप्रैल को एक दिन के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो क्यों खोली? इस 24 घंटे में जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया उनमें से कितने छात्र क्वालिफाई हुए? क्या इनमें से कुछ टॉपर्स भी बने? ठीक है, ये भी एक सोचने वाली बात है। फिफ्थ क्वेश्चन, ग्रेस मार्क्स के लिए गवर्निंग बॉडी से मंजूरी ली गई? एनटीए ने समय खराब होने के चलते 6 सेंटर्स मेघालय, बहादुरगढ़, दंतेवाड़ा, बालोद, सूरत, चंडीगढ़ के 1563 छात्रों को अलग अलग ग्रेस मार्क्स दिए। क्या इसके लिए एनटीए की कोई गवर्निंग बॉडी से मंजूर ली गई थी? किस अधिकारी के फैसले से क्लेट में समय खराब होने के बदले ग्रेस अंक के फॉर्मूले को नीट में अपनाया गया, जबकि क्लेट ऑनलाइन एग्जाम था, नीट ऑफलाइन हुआ था? ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट में फैसला खिलाफ आया तो काउंसलिंग का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को अपना जवाब देने के लिए अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई दी और नीट की काउंसलिंग 6 जुलाई से हो रही है। अगर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा के खिलाफ फैसला दिया या इस पर रोक लगाने का मुद्दा उठाया तो काउंसलिंग का क्या होगा? ये सारे क्वेश्चंस अभी भी बने हुए हैं, देखते हैं क्या होगा इसमें। लेकिन मैं मेरे सारे दोस्तों को ये कहूँगा, हार मत मानिए, अपन को कंटिन्यू तैयारी करनी है। ठीक है, और हम इसमें तैयारी करेंगे, हम सिस्टम में जाएंगे और सिस्टम को और बेहतर बनाएंगे। एक ही मकसद रखिए और हम सबको न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो भी अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। आज के लिए इतने, धन्यवाद।